Hello everyone. Today we are going to start a new chapter of Mathematics 2 Functions. ठीक है, कई दिनों से कमेंट्स आ रहे थे कि आप फंक्शन चैप्टर चालू करो, फंक्शन चैप्टर पढ़ाओ, तो फाइनली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शन चैप्टर. ठीक है, और आप लोगों को बेसिक से शुरू करके मतलब काफ़ी हाई लेवल तक मैं ये चैप्टर आप लोगों को सिखाने वाला हूँ. तो चैप्टर बहुत सारे लोगों को हार्ड लगता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. बट फंक्शन से पहले आपको रिलेशन चैप्टर मतलब सेट रिलेशन चैप्टर जो था इससे पहले, उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए. उसके लेक्चर्स आप देख लो, उसके बाद इसको देखो तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझेगा. अगर आप लोगों ने सेट रिलेशन नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को फंक्शन कम समझ में आएगा. तो फंक्शन होता क्या है ये समझते हैं सबसे पहले. यार देखो, कई सारे फंक्शन तो होते हैं अपने पास, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना. बट व्हाट फंक्शन एग्जैक्टली इज, अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो आपकी टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन दिया हुआ है. डेफिनेशन क्या कहता है? अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज अ रिलेशन विच एसोसिएट ईच एलिमेंट एक्स इन ए टू बी. ठीक है, और एक यूनिक रिलेशन बनाता है वो वाई के साथ. क्या इसने बोल वचन दिया? इसका कहने का मतलब ये है कि सपोज आपके पास यहाँ पे एक सेट ए है और यहाँ पे एक सेट आपके पास बी है. सेट ए के एलिमेंट्स को उसने बोला x, सेट बी के एलिमेंट्स को उसने बोला y, और वो कहता है कि सपोज इसके एलिमेंट्स मान लेते यार कुछ है a, b, c, d, इसके 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा है. ये कहता है कि एलिमेंट जो सेट ए के हैं उनका एक यूनिक रिलेशन हो सेट बी के साथ. ठीक है, मतलब ए का रिलेशन इसके साथ, बी का रिलेशन 4 के साथ, सी का रिलेशन 2 के साथ, डी का रिलेशन 5 के साथ. ऐसा एक यूनिक रिलेशन बन जाए ए के एलिमेंट्स का बी के साथ, तो इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन. क्या बोलेंगे इसको हम लोग तब? फंक्शन. अब फंक्शन में जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं डोमेन, जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं कोडोमेन, और ये जिन जिन पर मैपिंग हुई है मतलब ये जो 1, 2, 4, 5 है इनको हम बोलते हैं रेंज. ये बेसिक स्टार्टिंग है, आगे तो आप लोगों को डोमेन, रेंज ये सब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो उसका टेंशन आप लोग मत लो. ठीक है, कंसेप्ट को समझो पहले, एक्सरसाइज पर ही मत कूदो, क्योंकि एक्सरसाइज अगर सीखने जाओगे तो फिर एक्सरसाइज तक ही रह जाओगे. ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं है कि आप लोगों ने एक्सरसाइज किया, क्वेश्चन किया और आप लोगों को कंसेप्ट समझ जाएगा. ये फंक्शन चैप्टर, इसमें आप लोगों को कंसेप्ट बिल्डअप करना पड़ता है सबसे पहले. ठीक है, तो स्किप मत करो, अच्छे से कंसेप्ट को समझो. तो सेट ए के एलिमेंट्स की यहाँ पे देखो यूनिक मैपिंग है बी के एलिमेंट्स के साथ. इनके एलिमेंट्स को बोला था x, इनके एलिमेंट्स को बोला था y, तो इनकी यूनिक मैपिंग है y के साथ, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे. अब डेफिनेशन मैं दोबारा पढ़ता हूँ और आप रिलेट करो. अ फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रिलेशन. ये एक टाइप का क्या है? रिलेशन है ना. रिलेशन चैप्टर में हम लोगों ने ऐसा देखा है. विच एसोसिएट्स फॉर ईच एलिमेंट x इन ए, मतलब इसके हर एक एलिमेंट, देखो हर एक एलिमेंट का यूनिक रिलेशन विथ एलिमेंट y इन b. देखो सबका एक यूनिक रिलेशन है यहाँ पे b के साथ, है ना. b के एलिमेंट्स को क्या बोला है? y. तो फंक्शन का मतलब समझ में आया आप लोगों को? तो फंक्शन के होने के दो कंडीशंस हैं. एक तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स की मैपिंग होनी चाहिए. ईच एलिमेंट्स मस्ट हैव मैपिंग. Each elements should have unique mapping. इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब देखो मैं समझाता हूँ आप लोगों को. फंक्शन मैं सबसे पहले आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और फंक्शन बेसिकली क्या होता है? रिलेशन ही होता है. रिलेशन हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है. सबसे पहले हर एक का यूनिक, हर एक की मैपिंग होनी चाहिए. ए की मैपिंग है, बी की मैपिंग है, सी की मैपिंग है, डी की भी मैपिंग है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है. दूसरी कंडीशन बोलती है सबकी यूनिक मैपिंग होनी चाहिए. इसका मतलब ए की मैपिंग 1 के साथ है, ठीक, फिर ए की मैपिंग 2 के साथ नहीं हो सकती. ए की मैपिंग 1 के साथ है चलेगा, बट ए की मैपिंग 2 के साथ नहीं हो सकती. यूनिक मैपिंग होनी चाहिए. अच्छा, मतलब आप ऐसा कहना चाहते हो कि जैसे मेरे पास यहाँ पे एक सेट P है, यहाँ पे एक सेट Q है, यहाँ पे मेरे पास M है, यहाँ पे मेरे पास N है, यहाँ पे मेरे पास O है, यहाँ पे मेरे पास P है. तो अगर M की मैपिंग मैं P के साथ कर दूँ और N की भी मैपिंग P के साथ कर दूँ, तो क्या ये फंक्शन नहीं रहेगा? ये फंक्शन तब भी रहेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे m की मैपिंग p के साथ हुई है, तो इसका मतलब ये यूनिक रिलेशन है. n की मैपिंग p के साथ हुई है तो ये यूनिक है ना. ऐसा थोड़ी है कि m की मैपिंग p के भी साथ हो गई है, o के भी साथ हो गई है, दोनों के साथ थोड़ी ना हुई है, तो ये अब भी यूनिक है.
ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम लोग अब भी फंक्शन बोलेंगे। बट अगर ये ऐसा हो जाता कि m की मैपिंग p के साथ हुई है, n की किसी के साथ नहीं हुई है, तो इसको फंक्शन हम तब नहीं बोलते। अगर m की मैपिंग p के साथ हुई है और o के भी साथ हो गई है, तो भी हम लोग इसको फंक्शन नहीं बोलते। ठीक है, तो ये होता है हम लोगों का फंक्शन का डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन से हो सकता है कुछ लोगों को समझा हो, कुछ लोगों को ना समझा हो। फिर से मैं रिपीट करता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक सेट है, इसमें है a b c, और मेरे पास यहाँ पे एक सेट है जिसमें लिखा है 1 2 3। ठीक है, a की मैपिंग मैंने की 3 के साथ, b की मैपिंग की मैंने 3 के साथ, c की मैपिंग मैंने की 3 के साथ। इसका मतलब मैंने तीनों एलिमेंट की मैपिंग तो कर दी, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन बोलती है यूनिक मैपिंग होनी चाहिए सभी की। तो मतलब a का 3 के साथ यूनिक है ना, a का किसी और के साथ थोड़ी ना है, बस एक के साथ है तो यूनिक है। b का 3 के साथ यूनिक है, c का 3 के साथ यूनिक है, तो मतलब तीनों की मैपिंग क्या है, यूनिक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन बोलेंगे हम। अब आप बोलोगे 1 2 तो अधूरे रह गए, रहने दो ना, क्या दिक्कत है, तो कोडोमेन है, हमें इससे मतलब है, इसकी मैपिंग होनी चाहिए और इसका यूनिक रिलेशन होना चाहिए। एक और देता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे p है, q है, r है, यहाँ पे x है, y है, z है। अब p की मैपिंग x, q की मैपिंग y, r की मैपिंग z के साथ, बताओ चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि सबकी यूनिक मैपिंग है और सबकी मैपिंग हुई है यहाँ पे। ठीक है, चलो तो इसको देखो। अब आप लोगों को, मैं भी कुछ लोगों को समझाओ, कुछ लोगों को ना समझाओ, तो इसका एक ट्रिक होता है जो मोस्टली मतलब सारे के सारे ऑफलाइन टीचर्स, ऑनलाइन टीचर, हर कोई वही बताता है। तो मैं भी आप लोगों को वो ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही मस्त होती है। उससे आप लोग तुरंत पहचान जाओगे कि दिया हुआ चीज़ फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ट्रिक देखो ऐसी है कि आप लोगों को जो यहाँ पे सेट ए दिया जाता है और जो यहाँ पे सेट बी दिया जाता है, इनको देखो ऐसे समझ लो। सेट ए को मान लो सेट ऑफ चाइल्ड्स या सेट ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है, और सेट बी को मान लो सेट ऑफ देयर मदर, ठीक है, उनकी मम्मी। किनकी? सेट ए में जो चिल्ड्रेन है उनकी मम्मी। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं एक चाइल्ड ए है, एक चाइल्ड बी है, सी है, डी है, ई है, और यहाँ पे उनकी मम्मी है 1 2 3 4 5 6। ये 5 मम्मी नहीं है, इसका मतलब 5 है, ठीक है, मतलब 5th, और यहाँ पे 8। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सेट अगर मैं ए का रिलेशन 1 के साथ कर दूँ, इसका मतलब क्या है कि ए की मम्मी 1 है। बट अगर मैं ए का मैपिंग 2 के साथ कर दूं तो ये तो पाप हो गया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक बच्चा और दो मम्मी। तो इसका मतलब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये चीज़ हो सकती है क्या? खुद से सोचना और बताना। मैं बी की भी मैपिंग कर देता हूँ 1 से, ये चीज़ पॉसिबल है? बिल्कुल है। कैसे है भाई? एक मम्मी के 2 बच्चे हो सकते हैं, है ना, ए बी, दोनों के दोनों की जो मम्मी है वो 1 है, मतलब ये दोनों भाई हैं। ठीक है, अब सपोज मैंने बी की मैपिंग फिर कर दी 3 के साथ, ये पॉसिबल है? घोर अनर्थ, बी की 2 मम्मी कैसे हो सकती है? नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं रह गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इस वाले सेट को कंसीडर करोगे सेट ऑफ चाइल्ड, और उस वाले सेट को कंसीडर करोगे उनकी मम्मी, तो उससे आप लोग पहचान जाओगे। अच्छा, अगर मैं मैपिंग कर दूं सबकी, तो आप मुझे बताना वो फंक्शन रहेगा? ये फंक्शन है? आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे ई की मैपिंग नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कोई बच्चा हो और उसकी मम्मी हो ही ना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, हर एक की मम्मी होती है। तो इसका मतलब ई की भी मम्मी है, तो ये तो आप लोगों ने मैपिंग की ही नहीं, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब सपोज मैंने ए की मैपिंग कर दी 8 से, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के चाइल्ड्स यहाँ पे ना हो, है ना, बट ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी की चाइल्ड की मम्मी ना हो, है ना। जैसे 5 6 7 2 इनके बच्चे नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये चीज़ पॉसिबल है। बट ये चीज़ पॉसिबल है क्या कि ई की मम्मी हो ही ना? ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इसीलिए यहाँ पे एलिमेंट्स की मैपिंग ना हो वो चलेगा, बट इनकी मैपिंग होनी चाहिए। तो अब देखो, एक्सरसाइज में आप लोगों को 3 क्वेश्चन शुरू के दिए हुए हैं। एक्सरसाइज में मैं साथ साथ में आप लोगों को कराता चलूंगा, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से नोट डाउन करो। ठीक है, मतलब ऐसा आप लोगों को नहीं मिलेगा लेक्चर बोर्ड लेवल पे। सब लोग क्या करते हैं, सब लोग मतलब आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट खिलाएंगे, टेक्स्ट बुक निकाल के पूरा आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में थ्योरी बता देंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू कर देंगे। बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कंसेप्ट को सीखेंगे और कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस को भी उड़ाते चलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में बोला, चेक इफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस और नॉट। तो सबसे पहले सेट ए में आप लोगों को वहाँ पे दिया हुआ है। चलो मैं दूसरा बनाता हूँ। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ये दिया है सेट ए, ये दिया है सेट बी। ए में एलिमेंट्स है 2 1 0 -1 2, 2 1 0 -1 2, और सेट बी में एलिमेंट्स दिए -3 2 1 -3 2 1 5 6 -1। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैपिंग किसकी किसकी की गई है? पहले की गई है पहले के साथ, दूसरे की गई है 1 के साथ, तीसरे की गई है दूसरे के साथ, चौथे की गई है 1 के साथ, और पांचवे की गई है 5 के साथ। बताओ ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं है? यहाँ पे आप लोग अगर इसको चाइल्ड मानो तो देखो सभी चिल्ड्रन की मम्मी यहाँ पे हैं, तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। सभी का यूनिक भी रहना चाहिए, मतलब कोई एक 2 से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए।
2 एक से कनेक्टेड है, मतलब एक बच्चा एक मम्मी, एक बच्चा एक मम्मी, एक बच्चा एक मम्मी, है ना। यहाँ पे 2 और 0 की दोनों की मम्मी सेम है, कौन है? -3, नहीं, हाँ 1 और -1 की मम्मी सेम है, कौन है? 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सभी का रिलेशन यूनिक है और हर कोई यहाँ पे मैप्ड है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है, यस इट इज अ फंक्शन, द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन, ऐसे आप लोग लिखोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में PQRS है, PQRS है और नंबर्स में है ABCDE, नंबर्स नहीं मतलब सेट बी में है ABCDE, ठीक, ये सेट A है, ये सेट B है। मैपिंग कैसे की गई है? P की मैपिंग की गई है A के साथ, Q की मैपिंग की गई है C के साथ, R की मैपिंग की गई है B और D के साथ, और फिर S की मैपिंग की गई है E के साथ। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि सबको हर कोई मैप्ड रहना चाहिए, यहाँ पे हर कोई मैप्ड है। दूसरी कंडीशन क्या है? सभी की यूनिक मैपिंग होनी चाहिए। P की एक मैपिंग है, Q की एक मैपिंग है, R की 2 मैपिंग है। ऐसा पॉसिबल है कि किसी बच्चे की यहाँ पे 2 मम्मी हो? ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, तो इसका मतलब इट इज नॉट अ फंक्शन। समझ रहे हो ना क्या बोले जा रहा हूँ मैं कब से? चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद से कर लेना। अरे वो तो साफ साफ दिख गया, उसमें -2 मैप्ड है ही नहीं, तो मतलब -2 की मैपिंग है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बच्चा और उसकी मम्मी हो ही ना, तो इसका मतलब थर्ड वाला फंक्शन नहीं है, तो सिर्फ फर्स्ट वाला फंक्शन था, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम काम आपको करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कराता हूं मैं। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा आप लोगों को घुमा के दिया, तो हम लोग भी इसको घुमाएंगे। इसमें बोला है कि दिए हुए ऑर्डर्ड पेयर में से कौन सा एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो सबसे पहले ऑप्शन ए में इसमें दिया है आप लोगों को 1 0 3 3 2 -1 4 1 और 2 2। तो सबसे पहले सेट ए और सेट बी ऐसा सर्कुलर में बना लो जैसा अभी हम लोग बना रहे थे। तो ये हमने बनाया सेट ए और ये सेट बी 1 2 3 4 और सेट बी में है -1 0 1 2 3। 1 की देखो मैपिंग हुई है 0 के साथ, ऑर्डर्ड पेयर 1 0, ठीक, मतलब 1 यहाँ पे 0 के साथ। 3 3 मतलब 3 की मैपिंग हुई है 3 के साथ। 2 -1 मतलब 2 की मैपिंग हुई है -1 के साथ। 4 की मैपिंग हुई है 1 के साथ, मतलब 4 की मैपिंग 1 के साथ। फिर 2 की मैपिंग 2 के साथ। ओ हो, तो यहाँ पे देखो 2 की मैपिंग 2 2 के साथ हो गई। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक बच्चे की 2 2 माँ हो, तो इसका मतलब पहला वाला फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो पहला वाला फंक्शन नहीं है। दूसरे वाले में बोला है 1 2 2 -1 1 2 2 -1 3 1 और 4 3, ये ऐसा बोला है आप लोगों को। तो इसमें भी फिर से ऑर्डर्ड पेयर बनाओ A B, ठीक है। 1 2 3 4 और -1 0 1 2 3। 1 की मैपिंग 2 के साथ कर दो, ये कर दिया। 2 की मैपिंग -1 के साथ ये कर दिया। 3 की मैपिंग 1 के साथ ये कर दिया। 4 की मैपिंग 3 के साथ ये कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो सबकी यूनिक मैपिंग है और एलिमेंट सेट ए के जो एलिमेंट है उनकी सबकी मैपिंग हुई है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है, तो इट इज अ फंक्शन, बी वाला फंक्शन है। इसमें आप लोगों को ऐसा लिखना है, इट रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन। फिर बोला है 1 3 4 1 2 2। सी में क्या बोला है? सी में बोला है 1 3 4 1 और 2 2। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि यार 1 4 2 तो मैप्ड हुए, बट यहाँ पे 3 की मैपिंग नहीं हुई है, तो बना के भी देख सकते हो। ये सेट ए और ये सेट बी। सेट बी में क्या है? -1 0 1 2 3 और सेट ए में 1 2 3 4। 1 की मैपिंग हुई है 3 के साथ, 2 की मैपिंग हुई है 2 के साथ, 3 की मैपिंग हुई है किसी के साथ नहीं, 4 की 1 के साथ। तो यहाँ पे 3 की मैपिंग नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद से कर लेना, वैसे वो फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया है? सबकी मैपिंग 1 के साथ कर दिया है, ठीक है। चलो करा देता हूँ। -1 0 1 2 3 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सबकी मैपिंग 1 के साथ करा दिया है, देखो। भले सबकी मैपिंग 1 के साथ, ऐसा पॉसिबल है ना कि एक ही मम्मी के 4 यहाँ पे बच्चे हो, तो इसका मतलब ये भी फंक्शन है। सभी की मैपिंग हुई है और सभी की मैपिंग यूनिक है, 1 की 1 के साथ, 2 की 1 के साथ, 3 की 1 के साथ, 4 की 1 के साथ। तो इसका मतलब इट इज अ फंक्शन या फिर इट रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन, ठीक है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, सॉरी 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट वाले में बोला है, मतलब क्वेश्चन में बोला है कि चेक इफ द रिलेशन गिवन बाय द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो देखो मैंने कल ही आप लोगों को डेरिवेटिव का लेक्चर अपलोड किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था ये क्या बोलना चाहता है। ये बोलना चाहता है y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब क्या है कि x की कोई भी वैल्यू आप लो, उसके लिए y की एक यूनिक वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या होता है y इज अ फंक्शन ऑफ x का, कि y की आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू लो, सॉरी x की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू लो, उसके लिए y की एक यूनिक वैल्यू आएगी, ये मतलब होता है। इसका मतलब आप लोग दिए हुए इक्वेशंस को अगर y को x के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो और रिप्रेजेंट करने के बाद आपको y की कोई एक यूनिक वैल्यू मिल रही है,
x की एक वैल्यू पे, तो इसका मतलब वो फंक्शन होगा। ठीक है, हमने देखो फंक्शन को डिफाइन करने के दो तरीके देख लिए अभी तक। एक तो नॉर्मली आपको सेट बना के दे दे तो आप पहचानोगे कि फंक्शन है या नहीं है, तो वो देख लिया हमने। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा ऑर्डर्ड पेयर बना के दे तो आप क्या करोगे, आप सेट बनाओगे और सेट बना के उसकी मैपिंग करके देखोगे तो वो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इक्वेशन दिया रहेगा, इक्वेशन से पहचानना रहेगा कि वो फंक्शन है या नहीं है, तब कैसे करेंगे तो वो मैं आप लोगों को अब बताता हूं। तो इसमें ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है y एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y इक्वल टू f ऑफ x। वो ऐसा भी बोल सकता था x एज अ फंक्शन ऑफ y, तो इसका मतलब x इक्वल टू f ऑफ y, तो वहां पे कहानी पलट जाती। फिलहाल क्वेश्चन में वैसा नहीं बोला है तो क्वेश्चन ईजी है। क्वेश्चन में मतलब वो भी ईजी रहता, वो मैं बताता हूँ आपको कि कैसा रहता। पहले क्वेश्चन में बोला 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। इसमें बेसिकली आपको करना क्या है कि y के टर्म्स को एक साइड करना है और x को उधर भेज देना है, तो y इक्वल टू कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, फिर चेक करना उसको रख के कि वो फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं 2x को वहां भेज देता हूं तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 12 माइनस 2x। फिर मैं 3 को भी वहां भेज देता हूं तो y इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 2x अपॉन 3। तो ये बन गया मेरा फंक्शन। मुझे बताओ x की वैल्यू 0 डालूंगा तो क्या आएगा, 12/3 मतलब 4। x की वैल्यू 1 डालूंगा तो क्या आएगा, 10/3 मतलब 3.33। मतलब x की वैल्यू अलग अलग मैं डाल रहा हूं तो उसके लिए y की वैल्यू मुझे अलग अलग मिल रही है। मतलब x की हर एक वैल्यू के लिए मेरे पास y की एक यूनिक वैल्यू है। ठीक है, तो मतलब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x वी हैव यूनिक वैल्यू ऑफ y। ठीक है, मतलब x की कोई भी वैल्यू डालने पे हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई y की वैल्यू आ रही है, देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। तो इसका मतलब जो दिया हुआ इक्वेशन है वो क्या है, वो फंक्शन है। सेकंड वाला बोलता है x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 आप लोगों को दिया हुआ है। सो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स। अब यहाँ पे रूट ले लो तो y इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट 9 माइनस एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, x की वैल्यू 0 डालने पे y की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस 3। x की वैल्यू 5 डालने पे y की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस 2। अरे 9 माइनस 5 4 होगा तो 4 का रूट 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू मुझे x की वैल्यू 1 डालने पे y की मुझे दो वैल्यू मिल रही है, ये तो पाप हो गया। मतलब x की एक वैल्यू डालूं तो मुझे y की भी एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, बट यहाँ पे मैं x की एक वैल्यू डाल रहा हूँ, 0 डाल रहा हूँ तो मुझे दो वैल्यू मिल रही है, प्लस 3 एक माइनस 3। मतलब यहाँ पे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ y, मतलब एक वैल्यू के लिए दो वैल्यू यहाँ पे मिल रही है मुझे y की, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। तो इसका मतलब यह फंक्शन नहीं है। तो अभी तक कंसेप्ट में हम लोगों ने सिर्फ फंक्शन का डेफिनेशन देखा है और उस डेफिनेशन से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक या क्वेश्चन नंबर 7 तक बोल सकते हो, हम लोगों का वही कंसेप्ट से सॉल्व होगा। फिर अगले लेक्चर में या फिर इसी लेक्चर में, नो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे डोमेन और फिर क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन सीखेंगे, फिर रेंज सीखेंगे। तो फंक्शन चैप्टर लंबा चलने वाला है, बट फिर भी मजा आने वाला है। पूरा फंक्शन आप सीख के जाओगे, गारंटी है। ठीक है, बस ध्यान से देखते जाओ। सी में बोला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 25, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 25। तो y को वहां कर दो, 25 को यहां कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू वाई। तो इसको रीअरेंज करोगे तो y इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब मुझे बताओ x की वैल्यू 0 डालने पे y की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 25। x की वैल्यू 1 डालने पे y की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 24। x की वैल्यू 2 डालने पे y की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 21, माइनस 23 ना। अरे भाई 2 का स्क्वायर 4 होगा तो 4 माइनस 25 माइनस 21 ना। तो इसका मतलब फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x वी हैव यूनिक वैल्यू ऑफ y, या फिर देयर आर यूनिक वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, मतलब x की कोई भी वैल्यू डालने पे आपको y की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है, देयरफॉर ये क्या है, ये फंक्शन है, इट इज अ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 डी में बोला है 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। 10 को वहां भेज दो तो 2y इक्वल टू माइनस 10, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है y एक कांस्टेंट फंक्शन है। मतलब आप इसमें x की कोई भी वैल्यू डालो, y को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं ना, x तो यहाँ पे है ही नहीं। तो इसका मतलब x की आप वैल्यू 0 डालो, y की वैल्यू माइनस 5, x की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू माइनस 5। बट हाँ, x की आप कोई भी वैल्यू डालो, आपको y की वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे ये कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x वी हैव यूनिक वैल्यू ऑफ y, मतलब वी हैव द वैल्यू ऑफ y एज माइनस 5। अब यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे होंगे कि आपने तो बोला था यूनिक मिलना चाहिए। देखो यूनिक का मतलब आप क्या समझते हो, यूनिक का मतलब आप समझते हो सेम। सेम नहीं, यूनिक का मतलब होता है एक के लिए एक, 1 फॉर 1, 1 फॉर 2 नहीं,
2 for 1 नहीं, 1 for 1, ये होता है यूनिक का मतलब। जैसे यहाँ पे एक वैल्यू में x की डाल रहा था, मुझे y की वैल्यू 1 मिल रही थी, यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालने पे 2 मिल रही थी, तो इसका मतलब ये यूनिक नहीं है। तो यहाँ पे ये यूनिक है, क्यों है? क्योंकि x की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ तो -5 मिल रहा है, मतलब एक वैल्यू पे एक वैल्यू मिल रही है, तो देयरफॉर इट इज अ फंक्शन। बस फर्क क्या है कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसका इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। ठीक, डिफरेंशिएशन देखा होगा आपने। e की बात करें तो e में बोला है 3x - 6 = 21, तो 3x = 27, तो x = 9 आ गया। तो यहाँ पे y का कोई टर्म है ही नहीं, तो अगर यहाँ पे एक सेट है ही नहीं तो उसको फंक्शन थोड़ी बोलेंगे। जैसे एक सेट a रहता था, एक सेट b रहता था, मैपिंग होती थी तो उसको हम लोग फंक्शन बोलते थे, बट यहाँ पे ये सेट तो गायब है, तो इसको फंक्शन थोड़ी बोलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एज देयर आर नो y टर्म्स इन्वॉल्व्ड देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन। तो समझ में आया कौन से दो फंक्शन नहीं थे और क्यों नहीं थे? आई होप अब आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाओगे। मजा आया? चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4 करते। क्वेश्चन नंबर 4 तो यार खुद से कर ले जाओगे, फिर भी करा देता हूँ। देखो चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है f of m = m² - 3m + 1। आपको पता करना है f of 0, f of -3, f of 1/2, f of x + 1, f of -x, f of 2 + h - f of 2/h। डेरिवेटिव में देखा था आपने f वाला। तो इसका मतलब क्या होता है? f of 0 का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आप फंक्शन की वैल्यू पता करो एट m = 0। अगर आपको लिखा है y = f of x और आपसे पूछा है f of 0, इसका मतलब होता है पता करो वैल्यू ऑफ y एट x = 0। ये होता है इसका मतलब। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया है fm = m² - 3m + 1 और आपसे पूछा है f of 0, इसका मतलब क्या है? पता करो वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट m = 0। ये होता है इसका मतलब। तो मतलब आप m की जगह क्या पुट कर दोगे? 0 पुट कर दोगे। तो देयरफॉर f of 0 = 0² - 3 × 0 + 1, तो ये हो जाएगा 0 - 0 + 1, मतलब ये आ जाएगा 1। तो f of 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। दूसरे में बोला है f of -3 पता करो, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। f of -3 आएगा -3 का स्क्वायर - 3 × -3 + 1, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, -+9 हो गया, +1 हो गया, तो ये आ गया 19। तो f of -3 भी आ गया 19। अब पूछा है f of 1/2, आई थिंक, हाँ f of 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर -3 × 1/2 + 1। एक काम करो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा 1/4 - 3/2 + 1/2, मत करो मल्टीप्लाई, जाने दो, +1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है यार, बस जानते तो हो। इसको नीचे ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 6/4। अरे 3/2 था, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6/4, इधर भी ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये ऐसा हो गया, तो 1 - 6 + 4/4 हो गया, तो ये -1/4 हो गई f of 1/2 की वैल्यू। ठीक है, अब f of x + 1 आपको पता करना है, तो f of x + 1 क्या आएगा? m² मतलब x + 1 का होल स्क्वायर, -3 × m मतलब 3 × x + 1 और +1। x + 1 का होल स्क्वायर होगा x² + 2x + 1 -3x - 3 + 1 नहीं कटेगा, -3x और 2x, ये हो जाएगा -x, ये x² ऐसा ही रहेगा, और +1 + 1 2, 2 - 3 -1। तो f of x + 1 की वैल्यू ये आएगी। करना क्या यार, m की जगह वही पुट कर दो जो आपसे पूछा है। ये होता है बोर्ड का मेथड, रट्टा वाला। जनरली क्या बोलते हैं हम लोग? फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट x = दिस। ठीक है, अब आपको पूछा है e में f of -x, तो m की जगह -x पुट कर दो, तो -x का स्क्वायर -3 × -x + 1, तो -x का स्क्वायर + x² हो जाएगा, -+3x हो जाएगा और +1 हो जाएगा। f में आपको पूछा है f of 2 + h - f of 2 और नीचे h, मतलब ये लिमिट की तरह आपको दिया है। तो सबसे पहले आप f of 2 + h निकाल लो। f of 2 + h क्या आएगा? 2 + h का होल स्क्वायर -3 × 2 + h और +1, इसको ओपन करो, a² मतलब 4 + 2ab मतलब 4h + h² -6 - 3h और +1, तो 4h में से 3h गया तो h बचेगा और ये h² रह गया, 4 + 1 5 हो गया, 5 - 6 -1 हो गया। अब f of 2 निकाल दो, f of 2 क्या आएगा? 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 1, तो 4 - 6 + 1 मतलब ये आ गया -1। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ f of 2 + h - f of 2/h, इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। तो f of 2 + h की वैल्यू आपको पता है, ये है, और f of 2 की भी वैल्यू आपको पता है, कितनी? f of 2 की वैल्यू -1। तो f of 2 + h है h² + h -1, फिर माइनस ये वाला, हाँ ये वाला माइनस, फिर f of 2 का माइनस और नीचे है h,
तो ये वैल्यू आएगी एच स्क्वायर प्लस एच माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, तो वो गायब, और नीचे है एच। एच कॉमन लेके काट दो तो नीचे बचेगा एच प्लस वन अपॉन एच। मैंने क्या किया, मैंने ऊपर से एच कॉमन ले लिया तो अंदर बचा एच प्लस वन और नीचे है एच, एच एच भी कट गया तो इसकी वैल्यू आई एच प्लस वन। तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इसके सॉल्व कर लिए क्वेश्चन नंबर 4 के। करना क्या रहता है ऐसे क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चंस आपको 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव या तो 2 मार्क के एमसीक्यू में आ सकता है। बस जो वेरिएबल रहेगा उसकी जगह आप वो वैल्यू डाल देना जो फंक्शन के अंदर लिखी होगी। एफ ऑफ 0 मतलब 0, -3 मतलब -3, 2 + h मतलब 2 + h, x + 1 मतलब x + 1। ठीक है, तो कर ले जाओगे ये, चिंदी है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फाइंड x इफ g ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में बोला है g ऑफ x इक्वल टू 5x - 6 अपॉन 7। क्वेश्चन में बोला है g ऑफ x 0 है, तो मतलब gx की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस g ऑफ x इक्वल टू 0 देयरफॉर 0 इक्वल टू 5x - 6 अपॉन 7, 7 वहाँ मल्टीप्लाई हो गया, देयरफॉर 0 इक्वल टू 5x - 6, देयरफॉर 5x इक्वल टू 6, देयरफॉर x इक्वल टू 6 अपॉन 5। बस यही करना है आपको। सारे क्वेश्चन में g ऑफ x की जगह 0 पुट करो और सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है g ऑफ x इक्वल टू 18 - 2x स्क्वायर अपॉन 7। g ऑफ x की वैल्यू 0, तो 0 इक्वल टू 18 - 2x स्क्वायर अपॉन 7, 7 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 0 इक्वल टू 18 - 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर यहाँ घसीट लो तो इक्वल टू 18, देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू 9, रूट ले लो तो +-3। ठीक है, सी में बोला है g ऑफ x इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x - 2। ठीक है, सी में क्या बोला है, g ऑफ x इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x - 2। तो सिंस g ऑफ x इक्वल टू 0 देयरफॉर 0 इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस x - 2। ये क्वाड्रेटिक बन गया आपका, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इसके कौन कौन से दो रूट्स हैं, एक है +4, एक है -3। 4 3 या 12 होता है, और ये देखो प्लस माइनस करने पे आ भी रहा है 1। तो 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x ले लो कॉमन तो बचेगा 3x प्लस 2, यहाँ से -1 ले लो कॉमन तो बचेगा 3x प्लस 2 और इक्वल टू 0। दो फैक्टर बन गए 2x माइनस 1 और 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू मिल गई, एक मिल गई 1/2 और x की वैल्यू मिल गई -2/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सी था। क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर डी में आप लोगों को एक क्यूबिक इक्वेशन दिया है। तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए हम लोग एक सिंथेटिक मेथड यूज़ किया करते थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं। चलिए, डी में बोला है g ऑफ x इक्वल टू x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को पता है कि g ऑफ x इक्वल टू 0 बोला है, देयरफॉर 0 इक्वल टू x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो हम लोग जानते हैं कि अक्सर जो x इक्वल टू 1 रहता है वो इसका रूट रहता ही रहता है। तो पुट x इक्वल टू 1, तो x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में हमने x की जगह पे 1 डाल दिया। देयरफॉर 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। तो 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6, तो ये हो गया 1 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 और ये माइनस 5 और ये प्लस 6, -1 माइनस 5 माइनस 6 और प्लस 6, तो ये हो गया 0। तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन में एक वैल्यू x की क्या है, 1 है। तो इसका मतलब x की एक वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब x माइनस 1 इज अ फैक्टर। इस इक्वेशन का x माइनस 1 फैक्टर हो गया। तो सिंथेटिक मेथड में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे लिखते थे 1 और ये 1 माइनस 2 माइनस 5 और 6। ठीक है, 1 1 जा 1 हुआ, ये हो गया -1 -1 हुआ तो ये हो गया -6, 1 माइनस 6 जा -6 तो ये आ गया 0। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो यहाँ से तैयार हो गया, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। 9th में था ये, आई डोंट नो आपको याद है या नहीं है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आप लोगों का, रिमाइंडर 0 है। तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है -3 और +2। नहीं समझा? देखो किस नंबर को चूज करेगी, मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, प्लस माइनस करने पे 1 आए, 3 2 जा। तो इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। देयरफॉर x लिया कॉमन तो अंदर x माइनस 3, 2 लिया कॉमन तो अंदर x माइनस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x की एक वैल्यू आ गई -2 और x की एक वैल्यू आ गई 3 और x की एक वैल्यू हमने पहले ही निकाली थी 1। ठीक है, देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ x आर 1 -2 और 3। ये मेथड में हम लोग करते क्या हैं कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है ना, x³ का कोएफिशिएंट 1, फिर पावर 2 का कोएफिशिएंट -2। सपोज यहाँ पे पावर 2 का कोएफिशिएंट कोई होता ही नहीं, सीधा सीधा x³ माइनस 5x होता, तो हम लोग स्क्वायर वाले की जगह -2 की जगह 0 लिखते, अगर कुछ नहीं होता यहाँ पे तो।
ठीक, जैसे इक्वेशन आपको ऐसे दे देता एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 6, तो यहाँ पे स्क्वायर का तो कोई टर्म है ही नहीं, तो वहाँ पे 0 लिख देते, फिर ये -5 और ये फिर +6, और यहाँ पे जो फैक्टर हमने निकाला, हमने पता किया कि यार 1 इसका फैक्टर है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया हमने। फिर यहाँ पे जो नंबर है उसके लिए कॉपी करते हैं, यहाँ पे 1 1 जा 1, तो ये 1 जो आया है उसको यहाँ पे लिखते हैं। फिर 1 इंटू -1, कैसे आया ये -1, -2 + 1, ये आया -1। फिर इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं, तो 1 - 1 जा -1, फिर ये दोनों माइनस करके कितना आया -6, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं, तो -6, तो ये आ गया 0। फिर ये जो टर्म है ना, ये आपका इक्वेशन बनाता है। तो यहाँ पे 3 टर्म है, सिर्फ 3 टर्म में कितना कौन सा इक्वेशन बनता है, क्वाड्रेटिक, है ना। तो x² - x - 6, सपोज यहाँ पे +1 होता तो +x लिखते, -2 होता तो -2x लिखते, ठीक है, ऐसा होता। तो x² - x - 6 = 0 लिया, क्वाड्रेटिक सॉल्व किया, तो x की 2 वैल्यू आ गई, -2 और 3, एक वैल्यू पहले से निकाली थी, x = 1, तो इसका मतलब ये तीनों इसके क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 उड़ाते। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये शायद हम लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिकॉज इसके बाद तो डोमेन वाले क्वेश्चन है, और बोला है फंक्शन इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड वगैरह मैं आप लोगों को समझाऊंगा, तो ही वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें बोला है f(x) g(x) के इक्वल है, तो करना कुछ नहीं है यार, जो f(x) की वैल्यू है उसको g(x) के इक्वल रखना है। f(x) की वैल्यू है x की पावर 4 + 2x² और g(x) है 11x²। अब 2x² को वहाँ भेज दो, तो x की पावर 4 = 11x² - 2x², तो देयरफॉर x की पावर 4 = 9x²। अब इसको वापस यहाँ लेकर आओ, तो x की पावर 4 - 9x² = 0। कुछ लीजेंड क्या करते हैं कि यहाँ पे x² को x की पावर 4 से काट देते हैं, तो उन्हें मिल जाता है x² = 9, तो उन्हें आंसर मिल जाता है +-3, जो कि गलत है। ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं, इसका रीज़न ये होता है कि x की वैल्यू आपको पता नहीं है कि x की वैल्यू क्या है, तो आप लोग डायरेक्टली नहीं काट सकते। हो सकता है x की वैल्यू 0 हो, तो 0/0 किसको पता है, नहीं पता है ना, और है भी यहाँ पे 0। तो यहाँ पे देखो x की पावर 4 में से x² आपने कॉमन लिया, तो अंदर बचा x² - 9 = 0। तो यहाँ पे दो फैक्टर का मल्टीप्लाई होकर 0 हो रहा है, तो इसका मतलब या तो x² 0 के इक्वल है, या तो x² - 9 0 है। तो इसका मतलब x की एक वैल्यू 0 है और x की एक वैल्यू +-3 है, तो ये तीनों इसके आंसर होंगे। ठीक है, 0 +3 -3। इसमें भी f(x) g(x) के इक्वल करना है। सिंस f(x) = g(x), देयरफॉर (x - 3 = 5 - x)। एक काम करते हैं, -3 को वहाँ भेज देते, तो (x = 5 - x + 3), तो ये हो जाएगा (x = 8 - x). स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड ताकि रूट हट जाए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग करोगे तो इधर आ जाएगा x, इधर आ जाएगा 8 - x का होल स्क्वायर, तो देयरफॉर x = आ जाएगा 64 - 16x + x²। ठीक है, सबको इधर बुला लो, या तो x को वहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा x² - 17x + 64 = 0। कैसे हुआ, x जब वहाँ गया तो -16x था, उसमें एक और x आ गया, तो -17x हो गया। ठीक है, 64 वैसा ही रहा और x² ऐसा ही रहा। अब 64 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, और प्लस माइनस करने पे 17 आना चाहिए, तो ऐसा कोई फैक्टर ढूंढो यार। तो आपने 10th में फार्मूला मेथड पढ़ा है, तो उसे ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे देख लो, a = 1 है, b = -17 है, c = 64 है, b² - 4ac की वैल्यू आएगी -17 का स्क्वायर, विच इज नथिंग बट 289, और 4ac की वैल्यू आएगी 4 × 1 × 64। 64 4 जा कितना होता है, 256। ठीक है, 256। तो इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये 33 आएगा ना, यस। तो x = फार्मूला क्या होता है, -b मतलब +17 ± (b² - 4ac मतलब 33 अपॉन 2a। तो इसका आंसर आएगा 17 + √33/2 और 17 - √33/2। ये इसका फाइनल आंसर होगा x का। ठीक है, तो ऐसा शौक नहीं होने का कि यार ऐसा इक्वेशन मिल गया जिसका 2 फैक्टर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि होता है कभी कभी नॉन लविंग चीज़ें आ जाती हैं, नॉन लविंग कैलकुलेशंस, तो इसमें आप लोगों को शौक होने की ज़रूरत नहीं है। आपने प्रोसीजर करेक्ट किया तो ऑब्वियसली सब कुछ राइट ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला मेथड लगाया मैंने, आप लोग थोड़ा स्टेप में करना, डायरेक्टली मत करना जैसा मैंने कर दिया। आप एक बार फार्मूला लिखना, उसके बाद करना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, और एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कब मतलब उसको हम लोग फंक्शन बोल सकते हैं, कब नहीं बोल सकते, है ना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब अगले लेक्चर में सीखेंगे हम लोग डोमेन के बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।